हाय एवरीवन, दिस इज निशांत सर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ठीक है, घर में सुरक्षित होंगे, अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखते होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग जरूरत पड़ने पे घर से ज्यादा बाहर निकलते होंगे। ठीक है, जब ज्यादा जरूरत पड़े तभी बाहर निकले घर से। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब सेफ होंगे कोरोना से। ठीक है, अपने हैंड्स को हमेशा वॉश करते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए और अपने आप के आसपास के एरियाज को साफ सुथरा रखिए। ठीक है, तभी हम लोग जो है कोरोना से लड़ पाएंगे। क्लियर? तो आज जो है मैं एसएसटी पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, जिसमें मैं एसएसटी का चैप्टर 1 शुरू करने वाला हूँ, क्लास 6 का, और ये सिविक्स सेक्शन है। ठीक है, सिविक सेक्शन है एसएसटी का, और चैप्टर 1 इसका हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, अनेकता में एकता। क्लियर? तो आइए एक ब्रीफिंग देता हूँ मैं इस चैप्टर का आपको कि क्या क्या इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक्स अगर बात की जाए टॉपिक्स की, तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हमारा आर्ट कल्चर, जिसमें हमारा फेस्टिवल हो गया, डांस एंड म्यूजिक हो गया, आर्ट एंड स्कल्पचर हो गया, फूड एंड क्लोथ्स हो गया, यूनिटी हो गया और ग्लोबलाइजेशन हो गया। तो ये टॉपिक्स जो है आज हम लोग पढ़ने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और एक ब्रीफिंग देता हूँ इस चैप्टर का कि चैप्टर में आखिर है क्या। देखो, हमारे इंडिया की बात की जाए, अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए, तो पूरे वर्ल्ड में जो बहुत सारी कंट्रीज हैं इस अर्थ पे। ठीक है, इस अर्थ पे बात की जाए तो इस अर्थ पे बात की जाए तो बहुत सारी कंट्रीज हैं। ठीक है, और अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग कस्टम्स होते हैं, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग वहाँ भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग रिलीजन्स होते हैं, धर्म अलग अलग होते हैं। ठीक है, इन सब चीज अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग होती हैं। ठीक है, धर्म हो गया, भाषा हो गया, क्लोथिंग हो गया, फूड हो गया, ठीक है, रिचुअल्स हो गए, कस्टम्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, डांस एंड म्यूजिक हो गया। तो इन सब चीजें अलग अलग होने के बावजूद भी क्या है, हम लोग एक ह्यूमंस की तरह रहते हैं। ठीक है, यानी कि एक दूसरे को समझ के रहते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोगों में एकता रहती है। जैसे अगर बात की जाए अगर कोरोना की, तो कोरोना सारी कंट्री में फैली है। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि हम लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री से लड़ रही है या फिर दूसरी कंट्री तीसरे कंट्री से लड़ रही है। सारे एकजुट होकर जो है कोरोना को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी जो डाइवर्सिटी है, जो भिन्नता है हमारे फेस्टिवल्स की, धर्म की, लिंग की, या फिर कपड़ों की लेकर, फेस्टिवल्स को लेकर, ड्रेस को लेकर, खाने को लेकर जो भिन्नताएं हैं वो आज लोग नहीं देखते हैं। सबका एक ही मकसद है, कोरोना को खत्म किया जाए। तो वही चीज जो है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या क्या यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हमें क्या बताता है। क्लियर? आवर प्लैनेट हैज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, ईच हैज स्पेसिफिक लैंग्वेज। जाहिर सी बात है कि भाषाएं जो अलग अलग है, उनकी यूनिक ट्रेडिशन, अलग अलग वहाँ पे रीति रिवाज है। ठीक है, दे फॉलो डिफरेंट रिलीजन। जाहिर सी बात है डिफरेंट वहाँ पे अलग अलग धर्म फॉलो किया जाता है अलग अलग कंट्रीज में, और वहाँ पे कल्चर्स भी अलग होते हैं। क्लियर है? दीज डिफरेंसेज एनरिच आवरसेल्व्स। यही डिफरेंसेज जो है हमें एक दूसरे को काफी ज्यादा पास लाती है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैज डिफरेंट रिलीजन्स, कस्टम्स, लैंग्वेजेस, ड्रेस एंड फूड। द मेन रिलीजन्स इन इंडिया, अगर इंडिया की बात की जाए तो मेन जो रिलीजन्स है क्या क्या है हमारा, हिंदू है, इस्लाम है, बुद्धिज्म है, सिखिज्म है, जैनिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, जोरोस्ट्रेनियन है और एक्सेट्रा। क्लियर? तो ये सारे धर्म जो है इंडिया में फॉलो किए जाते हैं। क्लियर? और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा संविधान जो है, जो एक देश का एक लॉ होता है। ठीक है, जो एक देश का कानून होता है। क्लियर? जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं एक इंसान को कंट्री में सुरक्षित रहने के लिए। क्लियर? वो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। ठीक है, तो वो हमें ये राइट देता है, हमें नहीं सबको राइट देता है कि हमें जो है कोई भी धर्म को फॉलो करने का अधिकार है। ठीक है, यानी कि कोई भी धर्म को हमें फॉलो करने का, अपना कोई भी कल्चर अपनाने का अधिकार हम लोगों को है। ठीक है, इसमें हम लोग कोई हमें रोक नहीं सकता है कि हम लोग कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं। क्लियर? तो ये हमें अधिकार किसने दिया? हमारे संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा एक ब्रीफिंग का, चैप्टर का ब्रीफिंग। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा क्या है? आर्ट कल्चर। ठीक है, आर्ट कल्चर के बारे में पढ़ेंगे हम। ऑलराइट, तो इस ब्रीफिंग, ये चैप्टर है ब्रीफिंग का, ये तुम लोग इसको लिख लो एक बार। ठीक है, और होप करता हूँ कि ये ब्रीफिंग तुम लोगों को समझ में आया होगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं
तो प्लीज इस वीडियोस को बहुत आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें, क्लियर, वीडियोस को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑलराइट, सो प्लीज राइट डाउन दिस and do let me know once you are finished with this. So the next topic that we will be studying is our culture. Alright, so our culture यानी कि हमारी सभ्यताएं, ठीक है। Our culture consists of ideas, beliefs, custom, arts, religion, music and dance. ठीक है, हमारा जो सभ्यता है, ठीक है, हमारी सभ्यता में क्या क्या चीजें हैं, हमारे आइडियाज हैं, अलग अलग आइडियाज लोग हो सकते हैं, अलग अलग मान्यताएं, बिलीव्स, ठीक है, अलग अलग कस्टम्स यानी कि तौर तरीके, क्लियर है, विधि विधान जिसको कहते हैं, आर्ट यानी कि कलाएं भी अलग अलग होती हैं, रिलीजन अलग अलग धर्म होते हैं, अलग अलग म्यूजिक और डांस भी फॉर्म जो है अलग अलग होता है। तो ये सारे क्या है, हमारे कल्चर, हमारी सभ्यता के एक पार्ट्स हैं, ठीक है, उनके पार्ट्स हैं सब हमारी सभ्यता है, हमारे इंडिया की। द फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल यानी कि हमारी कंट्री में जो है अलग अलग फूड हैबिट्स भी होते हैं लोगों के। द फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट यानी कि फेस्टिवल्स जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, ठीक है, जो हमारे पर्व होते हैं हमारे अलग अलग होते हैं। साउथ में अलग पर्व होता है, ईस्ट वेस्ट में अलग पर्व होगा, नॉर्थ में अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। फूड हैबिट्स भी अलग अलग होते हैं, जैसे हमारे नॉर्थ का अलग फूड होता है, वेस्ट का अलग फूड होगा, ईस्ट का अलग होगा, साउथ का अलग होगा, क्लियर। उसी तरह आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट आर ऑल पार्ट्स ऑफ कल्चर। आर्ट्स यानी कला और हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट क्या होता है, हाथ से बने हुए चीजें, हाथ से बने हुए चीजें जैसे गुड़िया, डॉल, जो भी होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग, ये सारे क्या है, ये सारे जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे हमारे जो है हमारी सभ्यताएं के एक पार्ट्स हैं, कल्चर के हमारे पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया डिस्क्रिप्शन है हमारे कल्चर का, क्लियर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, पहला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, फेस्टिवल्स, ठीक है, उसको पढ़ते हैं हम लोग। फेस्टिवल्स जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्लियर। पहला रिलीजियस फेस्टिवल, दूसरा सीजनल है, तीसरा नेशनल फेस्टिवल है, क्लियर। यानी कि एक धर्म के आधार पर, एक सीजन्स के आधार पर, ठीक है, मौसम के आधार पर, और तीसरा जो है नेशनल यानी कि राष्ट्रीय है, क्लियर। तो जो रिलीजियस फेस्टिवल्स की बात की जाए तो रिलीजियस फेस्टिवल्स वो सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो अलग अलग धर्म में मनाए जाते हैं। जैसे हमारा दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, होली हो गया, ये सारे हिंदू धर्म में मनाए जाते हैं। ईद हो गया जो कि मुस्लिम धर्म में मनाए जाते हैं। क्रिसमस हो गया जो क्रिश्चियन धर्म में मनाए जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग फेस्टिवल्स जो है अलग अलग धर्म में मनाए जाने वाले फेस्टिवल्स को हम लोग बोलते हैं रिलीजियस फेस्टिवल, ठीक है। ये जो फेस्टिवल्स है ये थ्रू आउट द कंट्री यानी कि पूरे कंट्री में मनाया जाता है, पूरे इंडिया में जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ये सारे, क्लियर। उसी तरह अगर बात की जाए सीजनल फेस्टिवल की, सीजन यानी कि मौसम के आधार पर जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जो पर्व मनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे बैसाखी जो कि पंजाब में हो गया, बसंत पंचमी जो कि पंजाब में मनाया जाता है, ये सारे फसल कटने के बाद जो है फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, क्लियर। पोंगल जो कि केरला में हो गया। बिहू फेस्टिवल जो है वो असम में मनाया जाता है फसल कटने के बाद। ओणम जो कि तमिलनाडु या केरला में मनाया जाता है। गुरु पर्व जो कि पंजाब में मनाया जाता है, ठीक है। ये सारे फेस्टिवल्स क्या है, ये सारे फेस्टिवल जो है जब फसल कटती है उसी आधार पर जो है ये फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। तो ये हमारे हुए सीजनल फेस्टिवल्स। और ये जो फेस्टिवल्स हैं ये पूरे कंट्री में नहीं मनाए जाते, वो अलग अलग पार्ट्स कंट्री में मनाए जाते हैं। ये एक साथ भी हो सकता है, जैसे बैसाखी, बिहू और ओणम जो है एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग अलग अलग पार्ट्स में। बिहू असम में कर रहे हैं, ओणम कर रहे हैं केरला में, बैसाखी कर रहे हैं पंजाब में, ठीक है। तो अलग अलग जो है ये फेस्टिवल्स अलग अलग एरियाज में मनाए जाते हैं, ठीक है। सेम टाइम भी हो सकता है, अलग अलग टाइम भी हो सकता है, क्लियर। तो ये हमारे सारे सीजनल फेस्टिवल्स। उसी में अगर बात की जाए नेशनल फेस्टिवल की यानी कि राष्ट्रीय पर्व की, तो राष्ट्रीय पर्व 3 होते हैं हमारे, जो बेसिकली है इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती, ठीक है। तो ये तीनों जो फेस्टिवल्स है हमारे नेशनल फेस्टिवल मनाए जाते हैं। और ये किसी धर्म या किसी सीजन के आधार पर नहीं होते हैं, ये थ्रू आउट द कंट्री एक ही टाइम पे और एक ही दिन जो है मनाया जाता है पूरे कंट्री में, क्लियर। तो ये हो गया हमारे फेस्टिवल्स, ठीक है। तो इस चार्ट को बना लो एक बार तुम लोग। फटाफट चार्ट को बना लो। आई होप ये तुम लोग समझ गए होगे फेस्टिवल्स हमारे कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। तो प्लीज मेक इट फास्ट। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सवाल हो, तुम लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें,
इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल बी स्टडीइंग इज डांस एंड म्यूजिक। ऑलराइट। क्लियर। सो इफ यू टॉक अबाउट डांस, नृत्य, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नृत्य। ठीक है। तो डांस जो है हमारे इंडिया में दो प्रकार के होते हैं। क्लियर। एक डांस होता है हमारा क्लासिकल और एक होता है हमारा फोक डांस। क्लियर। तो आइए देखते हैं हमारा क्लासिकल डांस। देखो वो सारी स्टोरीज, जैसे हमारे दो एपिक्स हमारे रामायण और महाभारत। ठीक है। उन सारी स्टोरीज को बताने के लिए एक डांस का इस्तेमाल किया गया। ठीक है। जिस डांस का नाम है हमारा, जिस नृत्य का नाम है हमारा क्लासिकल डांस। इसमें इस डांस में जो है स्टोरीज फ्रॉम रामायण एंड महाभारत की स्टोरीज जो है वो बताई जाती हैं। क्लियर। तो सबसे पहला जो डांस आता है हमारे क्लासिकल में वो है भारतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु में किया जाता है। कथकली जो डांस है वो केरला में किया जाता है। कथक इन द नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ इंडिया में जो है कथक डांस फॉर्म क्लासिकल डांस फॉर्म अपनाया जाता है। कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो जो कच्चीपुड़ी जो डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस फॉर्म, वो हमारे आंध्र प्रदेश में। उसी तरह मणिपुरी जो है वो मणिपुर में अपनाया जाता है। और ओडिसी जो डांस है वो ओडिशा में किया जाता है। तो ये सारी जितनी डांसेज है, ये सब जो भी नृत्य हैं ये, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में, ये उस भाषाओं में जो है, उन भाषाओं में जो है, उस भाषाओं के आधार पर एपिक्स की कहानियां बताती हैं। जैसे जो एपिक्स हमारी रामायण और महाभारत। क्लियर। तो दूसरा हमारा पार्ट है डांस का, वो है हमारा फोक डांस। क्लियर। तो फोक डांस जो है, ये जो डांसेज जो होते हैं, पहले जो एंशिएंट जो पुरानी कहानियां होती थी, ठीक है, पूरे पुरानी कहानियां को या तो वो वर्बली मुंह से बोला जाता था। क्लियर। या फिर उन कुछ डांसेज ऐसी थी जो डांस के फॉर्म में, जो सॉन्ग्स के फॉर्म में, जो अलग अलग कल्चर के फॉर्म में बताए जाते थे। तो उनमें से फोक डांस में जो है, जो एंशिएंट स्टोरीज बताती है, ये सारी डांसेस। ठीक है। और ये अलग अलग स्टेट्स में डांस होता है। दी डांसेस आर बेसिकली बेस्ड ऑन सीजन्स, यानी कि ये मौसम के आधार पर भी जो है, ये मौसम के आधार पर भी जो है ये डांसेस किए जाते हैं। जैसे बात किया जाए तो भांगड़ा जो डांस है वो कहाँ पे, पंजाब में किया जाता है। ठीक है। और वो सीजन वाइज होता है, जब फसल कटता है तो, यानी कि जो हमने अभी पढ़ा था इसके पहले टॉपिक, जो हमारा फेस्टिवल था, तो यानी कि जब फेस्टिवल वहां पे होता है, ठीक है, तो भांगड़ा इन पंजाब हो गया, गरबा इन गुजरात। क्लियर। छाऊ जो डांस है, जो छाऊ फोक डांस है, वो कहाँ होता है, हमारे झारखंड और उड़ीसा में। क्लियर है। घूमर जो डांस फॉर्म है वो कहाँ है, राजस्थान में। लावनी फ्रॉम महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र में जो फोक डांस फॉर्म अपनाया जाता है वो कौन सा होता है, लावनी डांस फॉर्म। ठीक है। और वो सेम जो है बिहू, असम का बिहू जो फेस्टिवल होता है हमारे असम में जो होता है, मनाया जाता है, उसमें जो डांस फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, बिहू डांस भी बोलते हैं। बिहू फेस्टिवल का भी नाम है और बिहू एक डांस फॉर्म का भी नाम है, जो कि फोक डांस है। क्लियर। तो ये सारे डांसेज हमारे इंडिया में जो किए जाते हैं। ठीक है। और ये जो डांसेज है, ये डांसेज जो है ये स्टोरी बताती हैं। ठीक है। जैसे हमारा क्लासिकल डांस है वो एपिक्स बताती है, हमारी एपिक्स की स्टोरीज बताती हैं, रामायण और महाभारत की। उसी तरह हमारे फोक डांसेज है वो फेस्टिवल्स के आधार पर और सीजन्स के आधार पर जो है ये डांसेज किए जाते हैं अलग अलग स्टेट्स में। क्लियर। तो ये हमारा डांस फॉर्म है। इसको, इस चार्ट को बना लो एक बार। आई होप तुम लोगों को ये डिफरेंस समझ में आ गया क्लासिकल डांस और फोक डांस में। ठीक है। ये स्टोरीज बताती है महाभारत और रामायण की, और ये सीजन्स के आधार पर फेस्टिवल डांसेस किए जाते हैं, जो कि फेस्टिवल्स के आधार पर भी कह सकते हो तुम लोग। ठीक है। तो उसको एक बार नोट डाउन कर लो। कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नोट डाउन कर लिया है। ठीक है। तो ये तुम्हारे जैसे क्या कहते हैं, नोट्स के फॉर्म में है। ठीक है। इस नोट्स को जरूर से जरूर तुम लोग लिख लो, लिख भी लेना, वीडियोस को देखकर बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये तुम्हारा नोट्स है जो कि बहुत ही काम आएगा एग्जाम्स के लिए भी। द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल बी स्टडीइंग इज द म्यूजिकल, द क्लासिक म्यूजिक इन इंडिया। ऑलराइट। सो बेसिकली देयर आर टू मेन स्कूल्स ऑफ क्लासिक म्यूजिक इन इंडिया। सॉरी, there are two main classical music schools in India. Alright, that is Hindustani and the Carnatic music. Clear? Hindustani music is basically from northern Indian schools,
and the Carnatic music is basically from the South Indian schools. Clear? In Indian music we have घराना ट्रेडिशन। तो इंडियन म्यूजिक में एक घराना ट्रेडिशन भी है, ठीक है, जिसमें ये होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं अगर जो म्यूजिक सीखना चाहते हैं वो अपने गुरु के घर पे जाकर वहां पे म्यूजिक सीख सकते थे या सीखते थे, ठीक है। तो वो होता था तुम्हारा घराना ट्रेडिशन। क्लियर? म्यूजिक फ्रॉम ओके डिवोशनल म्यूजिक सच एज कपलेट्स बाय कबीर एंड भजन्स बाय सूरदास, मीरबाई एंड तुलसीदास। यानी कि एक घराना के अलावा जो डिवोशनल म्यूजिक फॉर्म होता था इंडिया में वो कौन कौन सा होता था? कपलेट्स होता था। कपलेट्स ऐसे म्यूजिक होते हैं जो सिर्फ दो लाइन्स के कॉम्पोजिशन, दो लाइन्स के फॉर्म से होते थे। जैसे ये एक हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है। तो दो लाइन्स के तुम्हारे राइम्स के फॉर्म में होते थे डिवोशनल म्यूजिक, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग कपलेट्स। क्लियर? जो कि कबीर सिंह के द्वारा ये कपलेट्स गाए जाते थे, दो लाइन के दोहे। क्लियर? दोहे जिसको बोलते हैं, कपलेट्स मतलब दोहे। और भजन्स जो हुआ करते थे वो कौन कौन थे? सूरदास के भजन्स, मीराबाई के भजन्स और तुलसीदास के भजन्स जो हैं वो काफी ज्यादा पॉपुलर होते थे उस समय इंडिया में हमारे, ठीक है, तब एंशिएंट टाइम्स में। तो ये हमारे म्यूजिक फॉर्म्स हो गया। क्लियर? उसी तरह डिवोशनल म्यूजिक हो गया, एक घराना म्यूजिक हो गया और दूसरा हो गया हमारा फोक म्यूजिक। फोक म्यूजिक वो सारे म्यूजिक हैं जो कि किसी फेस्टिवल्स पे या वेडिंग्स पे ही बजाए जाते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट्स में। क्लियर? जैसे हमारा बात किया जाए बिहू फेस्टिवल हो गया, तो बिहू फेस्टिवल में जो गाने बजते थे, ठीक है, वो हमारा फोक म्यूजिक हो गया। क्लियर? पंजाब में जब फसल कटाई होती है, ठीक है, बैसाखी में जो गाने बजते थे वो हमारा एक फोक म्यूजिक टाइप का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो फोक म्यूजिक था वो एक ट्रेडिशनल म्यूजिक हुआ, ट्रेडिशनल सॉन्ग चलते थे उस फेस्टिवल्स या वेडिंग्स में। क्लियर? तो ये हमारे म्यूजिक का पार्ट, क्लियर, टॉपिक। तो हमने दो पार्ट कर लिया था, ये हमारा एक कल्चर हो गया और फेस्टिवल्स एंड डांस एंड म्यूजिक। अब आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक आर्ट एंड कल्चर पे, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया टॉपिक तुम लोगों को। इसको प्लीज एक बार नोट डाउन कर लो, ठीक है, ये एज ए नोट्स तुम्हारा काम आएगा। क्लियर? कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया प्लीज इन कमेंट बॉक्स में तुम लोग अपने डाउट्स वहां पे डाल देना, ठीक है। मैं वहीं पे तुम लोगों को सॉल्व करके वहीं पे सॉल्व कर दूंगा। क्लियर? या फिर कोई भी जैसी दिक्कत हो, अगर रिटर्न समझ में नहीं आया तो मैं वर्बली भी एक अलग से डाउट वीडियो में बना सकता हूँ तुम लोगों के लिए। क्लियर? तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो अपने नोटबुक में, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर पे। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल बी स्टडीइंग इज द आर्ट एंड स्कल्पचर। दैट इज आर्ट एंड स्कल्पचर। आर्ट मतलब कला और स्कल्पचर मतलब जैसे मूर्तियां बनाई जाती हैं जो, ठीक है, जो मूर्तियां होती है उसको कहते हैं स्कल्पचर्स, ठीक है। अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट बेस्ड ऑन टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, दैट इज केव पेंटिंग्स ड्रॉन एट अजंता एंड एलोरा एट महाराष्ट्र। यानी कि जो हमारी अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पेंट आर्ट्स था, जो कला बेस्ड था हमारे हिंदुस्तान का, किस पे बेस्ड था? वो ज्यादातर जो गौतम बुद्ध ने जो हमें शिक्षा दी थी, ठीक है, जो अपने ज्ञान उन्होंने अर्पण किए थे, जो अपने ज्ञान उन्होंने दिए थे लोगों को, ठीक है, उसी के ऊपर बेस्ड होती थी ज्यादातर उस समय की कलाकारियां, ठीक है। जैसे कि उनके द्वारा जो ज्ञान दिए गए हैं उसी फॉर्म में जो है केव पेंटिंग्स बनाई गई। केव पेंटिंग मतलब गुफाओं में जो है पेंटिंग की गई। कहाँ पे? अजंता एंड एलोरा के केव्स में, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। यानी कि गौतम बुद्ध के द्वारा जो शिक्षा दी गई है उसी बेस्ड पे केव पेंटिंग यानी कि गुफाओं वाली पेंटिंग्स बनाई गई है। कौन कौन सी गुफाओं पे? अजंता की गुफाओं पे और एलोरा की गुफाओं में, ठीक है, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड? हमारे महाराष्ट्र के स्टेट में। क्लियर? तो पहले इस टाइप की पेंटिंग्स हुआ करती थी हमारे हिंदुस्तान में। उसके बाद मिनिएचर आर्ट इज सीन इन पहाड़ी, मुगल एंड राजपूत पेंटिंग। मिनिएचर आर्ट कहने का मतलब है छोटे आर्ट्स, ठीक है। मिनिएचर मतलब छोटे आर्ट्स। तो उस टाइप की जो है आर्ट जो है हमारे पहाड़ी, मुगल और राजपूत पेंटिंग्स में देखी जाती थी। क्लियर? द स्तूपास एट सांची बिल्ड बाय एम्परर अशोका एंड ताजमहल बाय शाहजहां। तो बहुत सारे स्तूपास भी स्तूप जो है वो बनाए गए हमारे कहाँ पे? सांची, जो कि मध्य प्रदेश में है, और जो कि अशोका के द्वारा बनाया गया, ठीक है। और ताजमहल जो कि एक शाहजहां के द्वारा हमारा बनाया गया है, जो कि आगरा में है, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये जो है स्तूपा सांची और ये जो ताजमहल है, कैसा हमारा है?
एक मिनिएचर आर्ट है, ठीक है, वो एक ऐसा मिनिएचर आर्ट है। क्लियर। तो ये सब जो है आर्ट एंड स्कल्पचर जो हमारे उस टाइम पे हुआ करते थे इंडिया में। उसी तरह अगर फूड की बात, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड, उसकी बात किया तो फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी जो है हमारे कंट्री में ग्रो किया जाता है और वो वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे हमारे नॉर्दर्न पेनिनसुला तो वहां पे ज्यादातर गेहूं हो जाएगा, तुम्हारा गन्ना हो जाएगा, ठीक है, चावल हो जाएगा, तो और उड़ीसा में आलू हो गया, ठीक है, तो बंगाल में आलू हो गया, चावल हो गया, मध्य प्रदेश में बाजरा हो गया, ठीक है, तो राजस्थान में बाजरा हो गया, मक्का हो गया। तो ये अलग अलग जगहों पे जो है अलग अलग जो है फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन, स्वीट्स का, फ्रूट्स का प्रोडक्शन और वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन हमारे इंडिया में किया जाता है। और वो किस पे डिपेंड करता है हमारे, वो डिपेंड करता है लैंड फॉर्म्स, यानी कि वहाँ पे जमीन कैसी है, वहाँ पे मिट्टी कैसी है, क्लाइमेट, वहाँ पे वेदर कैसा है, ठंड ज्यादा ठंड पड़ती है, गर्मी पड़ती है, मॉइस्चर ज्यादा होती है या फिर सूखा ज्यादा होता है, और सीजन्स पे कौन कौन का सीजन, अलग अलग सीजन्स में जो अलग अलग क्रॉप्स का प्रोडक्शन हमारे भारत में किया जाता है। क्लियर। जो अगर स्पाइसेस की, अगर हमारे मसालों की बात की जाए इंडिया में, तो मसाले ज्यादातर हमारे कहाँ, केरला साइड में, यानी कि साउथ इंडिया में ज्यादातर हमारे प्रोडक्शन की जाती है। तो स्पाइसेस में क्या क्या हमारे चिलीज है, यानी कि मिर्च है, टर्मरिक है, यानी कि टर्मरिक हो गया, पेपर हो गया, यानी कि उसको काले मिर्च कहते हैं, ठीक है, टर्मरिक यानी कि हमारा वो क्या बोलते हैं उसको, अरे ध्यान नहीं आ रहा, हल्दी हो गया, कार्डमम जैसे इलायची हो गया, ठीक है, क्लोव्स यानी कि क्या बोलते हैं उसको, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को फिलहाल भी। तो वो सब जो है, ये सारे जो स्पाइसेस हमारे इंडिया में ग्रो किए जाते हैं और ये भी वेरी करते हैं अलग अलग प्लेसेस के, अलग अलग उसके वहाँ पे लैंड फॉर्म्स, अलग अलग सीजन्स और क्लाइमेट्स के वहाँ की वजह से, ठीक है। स्वीट्स जैसे मिठाइयाँ भी बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग मिठाइयाँ भी पाई जाती हैं, जैसे कि हमारा रसगुल्ला हो गया, श्रीखंड हो गया, प्यासम हो गया और रसलड्डूज, ये सारे स्वीट्स भी हमारे इंडिया में प्रोडक्शन की जाती है इसकी, ठीक है। और ये अलग अलग जगहों के अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से हमारा ये सब प्रोडक्शन होता है, ठीक है। क्लव्स का मतलब लौंग, कार्डमम इलायची, पेपर मतलब काली मिर्च, टर्मरिक मतलब हल्दी और चिलीज मतलब मिर्च। क्लियर। तो ये सारे मसालों का प्रोडक्शन हमारे इंडिया में किया जाता है। उसी तरह वेजिटेबल्स हो गया, अलग अलग फ्रूट्स हो गया, उनका प्रोडक्शन हमारे इंडिया में किया जाता है। वैसे मिनिएचर आर्ट्स अगर बात की जाए तो इसमें बहुत सारे और भी हैं, शाहजहां, ताजमहल के अलावा जैसे कुतुब मीनार हो गया, क्लियर, शाहजहां का तो ताजमहल है, यहाँ पे जामा मस्जिद हो गया, लाल किला हो गया, तो ये सारे क्या मिनिएचर आर्ट्स हैं। क्लियर। तो ये सब जो है ये हमारा आर्ट एंड स्कल्पचर टॉपिक हो गया और ये हो गया हमारा फूड का टॉपिक। क्लियर। तो उसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो 3 टॉपिक्स और रहेगा हमारा, क्लोथ्स, यूनिटी और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। तो आई होप ये तुम लोग क्लियर होगा ये टॉपिक दोनों। इसको एक बार नोट डाउन कर लो ताकि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। राइट, सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्लोथ्स। So in this chapter unity and diversity, the next topic we will be discussing is clothes, यानी कि कपड़े। यानी कि इंडिया में बेसिकली इंडिया जो है अलग अलग स्टेट वाइज जो है अलग अलग लोग अलग अलग क्लाइमेट की वजह से, अलग अलग कंडीशंस की वजह से अलग अलग कपड़े भी पहनते हैं। ठीक है। और बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएशन देखा जाता है हमारे इंडिया में जब लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग कपड़े पहनते हैं तो। ठीक है। तो लैंड एंड क्लाइमेट डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ क्लोथ्स worn by people। तो सबसे जो 2 मेन फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं कि लोग कैसे कैसे कपड़े पहनेंगे, उसका 2 ही फैक्टर है। कौन कौन सा? जमीन और क्लाइमेट, यानी कि वेदर कंडीशंस। ठीक है, उस प्लेस का कैसा है और वहां की जमीन कैसी है। द पॉपुलर ड्रेसेज इन आवर कंट्री आर सलवार कमीज। ठीक है। तो अब जब जाहिर सी बात है किसी एरिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, किसी एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, कोई एरिया काफी ज्यादा सूखा माना जाता है। ठीक है। कोई एरिया ऐसे हैं जहाँ पे फॉरेस्ट काफी ज्यादा है, कुछ एरिया ऐसे हैं काफी ज्यादा माउंटेनियस एरिया है वो, कुछ एरिया ऐसे हैं जो कोस्टल प्लेन्स हैं, कुछ एरिया ऐसे हैं जो बहुत पूरा डेजर्ट्स वाला इलाका है। ठीक है। तो अलग अलग जगहों के हिसाब से जो है इंडिया में अलग अलग कपड़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि उस वेदर कंडीशंस को वो लोग झेल पाए। ठीक है। तो उसी तरह जो हमारे इंडिया में जो है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर ड्रेस जो पहना जाता है इंडिया में, वो क्या है? सलवार कमीज, जो कि वुमेन्स के द्वारा पहना जाता है। ठीक है। विद दुपट्टा इन पंजाब, यानी कि सलवार कमीज और दुपट्टा के साथ जो कपड़े पहनते हैं ज्यादातर कहाँ पे? पंजाब में पहना जाता है। उसी तरह घाघरा कुर्ता विद ओढ़नी। ठीक है। घाघरा कुर्ता विद ओढ़नी इन हरियाणा, यानी कि जो घाघरा कुर्ता और जो ओढ़नी के साथ जो लड़कियां कपड़े पहनती हैं, औरतें कपड़े पहनती है, उसको वो हरियाणा में ज्यादातर इस कपड़े का इस्तेमाल
किया जाता है, घाघरा कुर्ता और ओढ़नी का, ठीक है। उसी तरह घाघरा कचली, ठीक है, घाघरा कचली राजस्थान में, लहंगा चोली गुजरात में। तो इन कपड़ों ये एक फॉर्म्स ऑफ ड्रेस है, ठीक है, जो कि इन सारे स्टेट्स में उसका इस्तेमाल किया जाता है, लोगों के द्वारा पहना जाता है। और ये ज्यादातर जो है वुमेन्स के द्वारा पहने जाते हैं ये सब कपड़े, क्लियर। अगर मेंस की बात की जाए तो मेंस में जो है जनरली वेयर ट्राउजर्स एंड शर्ट्स, ज्यादातर जो लोग पैंट शर्ट ही पहनते हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। अदर ड्रेसेस ऑफ मैन आर पैजामा कुर्ता, धोती कुर्ता एंड लुंगी कुर्ता। तो ट्राउजर एंड शर्ट्स के अलावा जो अलग ड्रेस फॉर्म्स जो इंडिया में लोग पहनते हैं, जो मेंस जो आदमी लोग पहनते हैं, वो क्या क्या है, हमारा लुंगी कुर्ता है, धोती कुर्ता है और पैजामा कुर्ता है, क्लियर। मैन इन राजस्थान वेयर चूड़ीदार कुर्ता विद अचकन, यानी कि जो अगर राजस्थान की बात किया तो जो मेन लोग हैं राजस्थान में वो ज्यादातर तुम्हारे चूड़ीदार कुर्ता और अचकन का इस्तेमाल करते हैं पहनने के लिए, क्लियर। उसी तरह तमिलनाडु में मेंस लुंगी, जो लुंगी पहनते हैं हम लोग, जो बिहारी लोग पहनते हैं, जो असम के लोग पहनते हैं, जो बंगाल के लोग पहनते हैं, और साउथ इंडिया में बहुत सारे लोग जो है ज्यादातर लोग लुंगी का इस्तेमाल करते हैं। लुंगी कैसा होता है, एक लुंगी एक लंबा सा, वो एक तौली टाइप का होता है बट वो लंबा होता है, ठीक है। तो तमिलनाडु में जो लुंगी होता है उसको क्या बोलते हैं, वेस्टी, VESTI, वेस्टी। और उसी चीज को जो है केरला में क्या बोलते हैं, मुंडू, ठीक है। तो मुंडू में लुंगी को बोलते हैं, केरला को जो लुंगी को, केरला में लुंगी को बोलते हैं मुंडू, और तमिलनाडु में लुंगी को बोलते हैं वेस्टी, क्लियर। उसी तरह मेन इन वेस्ट बंगाल एंड असम वेयर धोती कुर्ता, यानी कि ज्यादातर लोग जो वेस्ट बंगाल और असम के लोग हैं वो ज्यादातर कौन से कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, धोती और कुर्ते का, क्लियर। और कश्मीर में तुमने देखा होगा कि कश्मीर में, और जो देखो पंजाबी लोग टर्बन पहनते हैं, ठीक है, राजस्थान में भी टर्बन पहना जाता है, क्लियर। गुजरात में समहाउ थोड़ा पहना जाता है टर्बन जो पगड़ी होती है, ठीक है। तो उस पगड़ी का पहनने का भी जो है अलग अलग स्टाइल जो है अलग अलग स्टेट्स में अपनाया जाता है, क्लियर, ये भी याद रखना। और जो कश्मीरी लोग क्योंकि कश्मीर में ठंड ज्यादा पड़ती है तो बहुत एक लंबा कुर्ता टाइप का पहनते हैं वो लोग, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्लियर। तो उस लंबे कुर्ते को क्या बोला जाता है, फिरान, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, फिरान। क्योंकि जो लंबा कुर्ता जो कश्मीरी लोग पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिरान, ठीक है। तो ये हमारे क्लोज का सेक्शन, ठीक है, क्लोज भी हो गया हमारा। अब हमारा रह गया दो टॉपिक, यूनिटी एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसको एक बार नोट डाउन कर लो कॉपी में। आई होप तुम लोग को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तुम लोग कमेंट सेक्शन में तुम मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो, क्लियर। तो एक बार नोट डाउन कर लो उसको ताकि हम लोग आगे बढ़े, जिसका नाम है यूनिटी। तो नाउ वी विल बी स्टडिंग द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूनिटी, ऑलराइट। यूनिटी मतलब एकता, जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो भले ही हमारे इंडिया में जो है अलग अलग जाति के लोग रहते हो, अलग अलग धर्म के लोग रहते हो, अलग अलग कपड़े पहनते हो, अलग अलग खाना खाते हो, अलग अलग स्टाइल से अपने लाइफ स्टाइल को जीते होंगे, ठीक है। उसके इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद भी हमारे इंडिया में जो अगर जब नेशनलिज्म की बात आती है तो सारे लोग जो है एक साथ खड़े होते हैं, ठीक है। उसी तरह जिस तरह हमारे फ्रीडम स्ट्रगल्स के लिए सारे जाति के लोग, सारे धर्म के लोग, सारे अलग अलग कास्ट के लोग, सारे अलग अलग जगहों के लोग जो है एक साथ जुड़े थे नेशनल फ्रीडम के लिए, ठीक है। तो ऑल दो इंडिया हैज अ डाइवर्स कल्चर एंड बैकग्राउंड, यानी कि भले इंडिया का जो कल्चर और बैकग्राउंड बहुत ही अलग अलग हो, फिर भी उसके बावजूद भी क्या होता है, पीपल जो है अपने कंट्री के लिए हमेशा एक साथ आते हैं खड़े होने के लिए, ठीक है। हमारे कंट्री के जो लोग हैं फ्रीडम के लिए हमेशा एक साथ आते हैं। नेशनलिज्म की जब भी बात होती है तो हमेशा लोग एक साथ खड़े होते हैं, क्लियर। तो द नेशनल फ्लैग, ठीक है, जो ट्राई कलर है हमारा, जो नेशनल एंथम है, ठीक है, और जो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स हैं, जो देश के प्रति हमारे जो गाने हैं, ठीक है, वो सारे जो है एक यूनिटी का काम करते हैं। वो एक सिंबल, वो एक यूनिटी के एक सिंबल माने जाते हैं, क्लियर। वही अब नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग बाकी के वर्ल्ड से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। बाकी के वर्ल्ड से अपने आइडियाज को स्प्रेड करते हैं, ठीक है, बाकी के वर्ल्ड में। तो जैसे progress in communication, transport and technology during 20th century has enabled us to overcome geographical boundaries and revolutionize the way of living, यानी कि जैसे जैसे कम्युनिकेशन में, टेक्नोलॉजी में और ट्रांसपोर्ट में हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, 20th सेंचुरी में,
वैसे वैसे क्या हुआ कि जो हम एक जगह से दूसरे जगह काफी ज्यादा इजिली, एक जगह से दूसरे लोग से काफी ज्यादा इजिली कनेक्ट जो है हम लोग हो चुके हैं। क्लियर। तो ये जो है जो ज्योग्राफिकल कंडीशन बाउंड्रीज हो गया, यानी कि जो बाउंड्रीज है दो स्टेट से दो कंट्रीज के बीच में, वो बाउंड्रीज अब जो है ग्लोबलाइजेशन के कारण, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में और टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हुआ है उसके वजह से जो बाउंड्रीज वो अब नहीं रह गई हैं। क्लियर। एक जगह से दूसरे जगह जाना काफी ज्यादा आसान हो गया है। ठीक है। अपने आइडियाज को स्प्रेड करना काफी ज्यादा आसान हो चुका है। और उसके वजह से क्या हुआ है कि जो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो हमारा रहने का तरीका है, वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। क्लियर। इकोनॉमिक्स, सोसाइटीज एंड कल्चर्स हैव बीन कनेक्टेड थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क, यानी कि जो हमारा इकोनॉमी है, जो हमारा ट्रेड है, ठीक है, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे कल्चर्स हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या हुआ है कि वो बाकी देशों के साथ मिलता जुलता चला गया है। ठीक है। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दूसरे देश के कल्चर्स को अपना रहे हैं और धीरे धीरे हमारे देश के कल्चर्स को दूसरे लोग अपना रहे हैं, जब से ये ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है। ग्लोबलाइजेशन हैज रिजल्टेड इन स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज। ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन जब से 1991 में जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री उस समय हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है। तो उनके द्वारा जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस अपनाया गया था, उसकी वजह से क्या हुआ था कि हमारे कंट्रीज की जो ट्रेड्स हैं, सोसाइटीज, जो कल्चर थी, वो दूसरे देशों में जाना शुरू हो गई थी। उससे पहले ये सब बिल्कुल भी नहीं होता था, पूरा का पूरा इंटरनल ट्रेड उस समय होता था। इट हैज ऑल्सो इंक्रीज द फ्लो ऑफ मनी, इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ तब से हमारा मनी का फ्लो, यानी कि विदेशी मुद्रा जो है हमारे भारत में और हमारे देश की मुद्रा जो है दूसरे देशों में जाने लगी है। इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, यानी कि बहुत सारे दूसरे देशों को लोग जो है हमारे कंट्रीज में आकर कंपनीज का सेटअप कर रहे हैं। ठीक है। बड़े बड़े फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं। क्लियर। जिसकी वजह से हमारे देश में पैसा भी आ रहा है। क्लियर। और इंटरनेशनल यानी कि व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी जो है काफी ज्यादा ग्लोबलाइजेशन की वजह से बढ़ा है। यानी कि इंडिया के मैन्युफैक्चर गुड्स काफी ज्यादा बाहर देशों में सप्लाई किया जाता है और बाहर देशों के जो प्रोडक्ट्स है वो भी इंडिया में आते हैं। तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है। तो दिस हैज ब्रॉट ऑल द कंट्रीज एट अ सिंगल जायंट वर्ल्ड मार्केट। और इसी वजह से क्या हुआ है, क्योंकि सारे कंट्री एक दूसरे से जुड़ चुके हैं एक नेटवर्क के थ्रू। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन जो कि एक नेटवर्क का प्रोसेस है। ठीक है। उससे जब जुड़े हम लोग तो क्या हुआ है, एक कंट्री जो है एक छोटे से एक जगह पे आके बन चुकी है, यानी कि वहां से उसके आगे कोई कहीं और जा नहीं सकते हैं। ठीक है। जो भी करना है इस धरती पे करना है, इस वर्ल्ड में ही करना है। और इतना आसान हो गया है कुछ भी काम करना, ट्रेड करना, कम्युनिकेट करना, ट्रांसपोर्ट करना। टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो चुका है कि हम लोग काफी ज्यादा एक जगह से बैठे बैठे दूसरे जगह हम लोग इजिली बात कर सकते हैं। क्लियर। तो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो गया कि जो दूर की जगह थी वो अब दूर लगती ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है। ऐसा लगता है कि हम लोग वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं तो ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब कोई एक दूसरे को मिस कर रहा है। ठीक है। ऐसा लगे बगल बगल में बस बातें कर रहे हैं हम लोग। क्लियर। तो टेक्नोलॉजी की वजह से इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है कि जो वर्ल्ड है एक छोटा सा एक जायंट वर्ल्ड मार्केट हो गया, छोटा सा मार्केट हो चुका है, जैसे हमारा यहाँ आसपास का मार्केट जैसा होता है। क्लियर। तो बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका है जब से ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ है और एक वर्ल्ड से दूसरे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कनेक्ट होना काफी ज्यादा आसान हो चुका है ग्लोबलाइजेशन के कारण। ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्लोबलाइजेशन। तो ये चैप्टर जो है यही खत्म होता है। क्लियर। तो हम लोग अगर रिवाइज की बात करें तो रिवाइज हमने पढ़ा कि हमारा कल्चर कैसा है इंडिया का। ठीक है। कैसे कैसे हमारे कल्चर्स में क्या क्या चीजें होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स अलग अलग स्टेट्स में मनाए जाते हैं। डांस एंड म्यूजिक भी अलग अलग स्टेट्स वाइज अलग अलग कल्चर के लोग अलग अलग डांस करते हैं, अलग अलग म्यूजिक फॉर्म होता है उनका। एंशिएंट में कैसा था, अब कैसा हो चुका है। आर्ट एंड स्कल्पचर भी जो एंशिएंट में था वो एंशिएंट में था, कैसे कैसे दूसरे कंट्री के साथ मिलकर जो है एक अलग अलग फॉर्म्स बने थे आर्ट एंड स्कल्पचर्स के। फूड एंड क्लोथ्स भी जो है अलग अलग कंट्रीज के, अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से, अलग अलग जगहों के हिसाब से, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से जो अलग अलग क्लोथ्स भी जो लोग पहनते हैं। क्लियर। अलग अलग फूड्स का, अलग अलग एग्रीकल्चर क्रॉप्स का, अलग अलग स्वीट्स का, अलग अलग फ्रूट्स का, अलग अलग स्पीसीज का, अलग अलग स्टेट्स में जो है अलग अलग उसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है। उसी तरह यूनिटी क्या होता है, यूनिटी मतलब जब सारे देश के लोग एक साथ एक मुद्दे पे खड़े हो जाते हैं। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इजिली कनेक्ट होना, जिसकी वजह से हमारा पैसा, व्यापार और बढ़ता है हमारा। ठीक है। और किसके कारण, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है। तो ये सब हमने जो है इस चैप्टर में पढ़ा है, ये टॉपिक। क्लियर। तो आई होप ये टॉपिक तुम लोग को समझ में आ गया होगा, उसको लिख लो एक बार। ठीक है। तो हम लोग चैप्टर यहाँ खत्म करते हैं। क्लियर। आई होप ये लिख लिया होगा तुमने। आई होप ये तुम लोग को समझ में आ भी गया होगा टॉपिक। कोई भी डाउट हो तुम लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। ठीक है।
तो हम लोग चैप्टर यहाँ खत्म करते हैं। क्लियर? ज्यादा से ज्यादा अगर वीडियोस पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फॉरवर्ड कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर? कोई भी जो तुम्हें पीडीएफ मिलेगा बुक का, उसमें से पूरा चैप्टर तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना, टॉपिक जो मैंने बताई है सारी पढ़ लेना। क्लियर? और कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में तुम लोग मुझे कमेंट्स में अपना कोई भी डाउट्स तो तुम लोग पूछ सकते हो उसमें। क्लियर?